रेडियो के किस्से, थोड़े थोड़े सभी के हिस्से। आज का किस्सा है अमर का। अमर कैब से घर जा रहा था। कैब में उसने एक स्टिकर लगा देखा। सरप्राइज होकर उसने ड्राइवर से पूछा, अरे भैया, ये सभी लोग क्यों कहते हैं मोदी जी मेरा परिवार? ड्राइवर ने कहा, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अरे वाह। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता। अच्छा। और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। हाँ, पर मोदी जी तुम्हारे परिवार? जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांव का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के पौरख गांव में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परोख पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। केंद्र ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ओडिशा को केदारनाथ, अमरनाथ और रथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ओडिशा में बीजू जनता दल की अलका मोहंती ने ब्रजराज नगर विधानसभा उपचुनाव 93,000 वोटों से जीता। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो फेज 3 सेक्शन पर रविवार को मेट्रो का संचालन सुबह 6 बजे से किया जाएगा। कर्नाटक में कलबुर्गी जिले में एक सड़क दुर्घटना में जलकर 2 बच्चों सहित 7 यात्रियों की मौत। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद चीन के वांग हाउ को हराकर शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं और फ्रेंच ओपन टेनिस के सिंगल सेमीफाइनल में राफेल नडाल और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांवों का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और कई बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंच रही हैं। आज भारत के गांव में सबसे तेज गति से सड़कें बन रही हैं। आज भारत के गांवों में तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। आज भारत के गांवों में तेज गति से घर बन रहे हैं। एलईडी स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं। शहरों के साथ साथ हमारे गांव में भी विकास के हर मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर के चले, ये नए भारत की सोच भी है और नए भारत का संकल्प भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परोख में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अमृत सरोवरों के निर्माण और रखरखाव में योगदान करें। उन्होंने लोगों से अधिकाधिक संख्या में प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति ने परोख में आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत मेरा गांव मेरा धरोहर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है। अब देश का एक लक्ष्य है, हर योजना का 100% लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना, यानी
100% सशक्तिकरण, समरसता और समानता का बाबा साहब का यही वो सपना था जिसे आधार बनाकर उन्होंने हमें हमारा संविधान दिया था। प्रधानमंत्री ने भाई भतीजावाद को लेकर विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी बात का गलत अर्थ न निकालें। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। देश के युवाओं को राजनीति में आने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज तीसरे पहर परोख गांव का दौरा किया। राष्ट्रपति प्रदेश की 4 दिन की यात्रा के पहले दिन अपने पैतृक गांव पहुंचे। राष्ट्रपति कोविंद ने गांव में आने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी मेरे पैतृक गांव पधारे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी मैं अपनी ओर से और यहां एकत्रित सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे छोटे से गांव में जनता जनार्दन से मिलने के लिए यहां आए हैं, ये आपकी सहृदयता भी है और उदारता भी। आज न केवल मेरा गांव आपका ऋणी हो गया है बल्कि मेरा जिला भी अनुग्रहित हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आना ऐतिहासिक क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परोख गांव डिजिटल हो गया है और गांव में अनेक विकास कार्य किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परौख पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री सबसे पहले स्थानीय पथरी माता मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस मंदिर को देवभक्ति और देशभक्ति का संगम करार दिया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने मंदिर प्रांगण में मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर मिलन केंद्र का दौरा किया। ये केंद्र राष्ट्रपति का पैतृक घर है जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दिया गया था और एक सामुदायिक केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने यहां मौजूद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की जो इसी स्थान पर अपनी गतिविधियां संचालित करती हैं। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार के सदस्यों और अपने पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, परौख गांव, कानपुर देहात। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज लखनऊ में तीसरे उत्तर प्रदेश औद्योगिक परियोजना शिलान्यास समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, औषध निर्माण, पर्यटन, रक्षा, अंतरिक्ष और कपड़ा जैसे क्षेत्रों की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा लाभ होगा। एनडीए सरकार की पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतियों में स्थिरता और व्यापार में सुगमता ने देश को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार 2025 तक देश को तपेदिक मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तपेदिक रोगियों के बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक सहयोग पर एक अभियान शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में श्री मांडविया ने कहा कि देश भर में तपेदिक के 20 से 25 लाख रोगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार टीबी के उन्मूलन के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है।
उपाय, उसकी सूची उसमें शामिल है। और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी सारी मिनिस्ट्री, देश की एनजीओ, देश के हमारे जनप्रतिनिधि, देश के सूखे नागरिक, हम सब लोग 25 लाख लोग हमारे टीबी पेशेंट है, उसको टीबी मुक्त करने में मदद नहीं कर सकते क्या? केंद्र ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों से कहा है कि वे कोविड के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों को लागू करें और निगरानी जारी रखें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साप्ताहिक कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए इन 5 राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में श्री भूषण ने राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 193 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस दौरान देश में 4,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। केंद्र ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ओडिशा सरकार से केदारनाथ यात्रा, आगामी अमरनाथ यात्रा तथा रथ यात्रा के दौरान स्वच्छता का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इस संबंध में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ओडिशा के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। इन राज्यों में तैयारियों का जायजा लेने और स्वच्छता तथा कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए मंत्रालय की ओर से विशेष कार्य बलों को तैनात किया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांवों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के परौंख गांव में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौंख पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए वचनबद्ध। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। केंद्र ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ओडिशा को केदारनाथ, अमरनाथ और रथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ओडिशा में बीजू जनता दल की अलका मोहंती ने ब्रिजराज नगर विधानसभा उपचुनाव 93,000 वोटों से जीता। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो फेज 3 सेक्शन पर रविवार को मेट्रो का संचालन सुबह 6 बजे से किया जाएगा। कर्नाटक में कलबुर्गी जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 7 यात्रियों की जलने से मौत। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर में ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद चीन के वांग हाओ को हराकर शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं और फ्रेंच ओपन टेनिस के सिंगल्स सेमीफाइनल में राफेल नडाल और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच मुकाबला जारी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके अच्छे दिन लाने की प्रतिबद्धता पूरी की है। मोदी सरकार के 8 साल विषय पर दूरदर्शन भवन में आयोजित डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में उन्होंने ये बात कही।
12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में बनाकर दिए मात्र 2.5 वर्षों में। लोग बारिश में, तूफान में, आंधी में, सर्दी में, गर्मी में कच्चे मकानों में या तरपाल के नीचे सोते थे। जितने 70 साल में बने उतने हमने 8 साल में 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। यही नहीं, मात्र 17% ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल मिलता था। कई घंटे पानी लाने ले जाने में लगते थे। मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। मात्र पिछले 3 वर्षों में 47% घरों में नल से जल ग्रामीण क्षेत्रों में देने का काम किया है। 9 करोड़ नल से जल देने के नए कनेक्शन दिए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में 80 करोड़ लाभार्थियों का निःशुल्क टीकाकरण और मुफ्त राशन ये दर्शाता है कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता लाई है और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया गया है। सिस्टम इतना करप्ट हो गया था पिछले कुछ सालों में। 2014 में आने के बाद जनधन आधार मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी के माध्यम से और ये डीबीटी के माध्यम से आज खाने वालों को खत्म करने का काम किया है। भ्रष्टाचार को इस दृष्टि से खत्म किया तो मोदी सरकार ने खत्म किया और देश के टैक्स पेयर का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचाने का काम किया तो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के सफल 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे नए भारत के लिए नारी शक्ति। ये कार्यक्रम रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आइए सुनते हैं महिलाओं के वित्तीय समावेश के लिए सरकार के कार्यों पर ये रिपोर्ट। खराब स्वास्थ्य महिलाओं की प्रगति में बड़ा बाधक है। इसे समझते हुए मोदी सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर शुरू से ध्यान दिया। चाहे वो पीएम मातृ वंदना योजना हो या उज्ज्वला, हर घर जल या फिर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाने की व्यवस्था, सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए कई कदम उठाए। पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। सही पोषण, देश रोशन का मंत्र देकर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग की इसमें अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार की उपलब्धि का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आशा कार्यकर्ताओं को WHO डायरेक्टर जनरल के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड के लिए चुना गया है। हैदराबाद की सलमा बेगम ने हमें अपने अनुभव बताए। मैं आंगनवाड़ी के जरिए से जो बेरोजगार औरतों के लिए इम्प्रूवमेंट करा रहे, मोटिवेशन करा रहे, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे लिए स्कीम्स मुहैया किए जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए खाने का इंतजाम, बाल अमृतम का जो पैकेज दिया जा रहा है, इससे हम गरीब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो रहा है। इसी तरह हमेला औरतों के लिए एक वक्त का टिफिन जो दिया जा रहा है, आंगनवाड़ी के जरिए से हम तमाम लोगों को फायदा हो रहा है। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। औरतों के लिए रसोई धुआं रहित बने, इसके लिए अब तक कुल 9 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। तृप्ति श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार। दिल्ली मेट्रो फेज 3 सेक्शन पर रविवार 5 जून को मेट्रो का संचालन सुबह 8 बजे की जगह सुबह 6 बजे से किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की रविवार को आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। कर्नाटक में कलबुर्गी जिले में कमलापुरा तालुक के पास आज तड़के हुई बस और कार की टक्कर में 2 बच्चों सहित 7 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 22 यात्री घायल हो गए। बस गोवा से यात्रियों को लेकर हैदराबाद जा रही थी। मृतक तेलंगाना के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन घायलों की मदद कर रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से विजय प्राप्त की। उधर ओडिशा में ब्रिजराज नगर विधानसभा उपचुनाव में बीजू जनता दल की अलका मोहंती ने जीत दर्ज की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में भाजपा के आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर महुआ मांझी निर्विरोध चुने गए हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती सहित सभी 5 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध चुने गए हैं। अन्य 4 उम्मीदवारों में राजद के फैयाज अहमद, जनता दल यूनाइटेड के खीरू महतो, भाजपा के सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल शामिल हैं।
जाने माने पर्यावरणविद संत बलबीर सिंह सीचेवाल और उद्यमी, शिक्षाविद तथा मानवीय सहायता गतिविधियों से जुड़े विक्रमजीत सिंह साहनी को पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। कांग्रेस के राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के 2 उम्मीदवार डी दामोदर राव और बी पार्थसारथी रेड्डी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। मीठी मीठी लागे जाके साबरा की वाणी, या मालवा की माटी ने मालवा को पानी, या एमपी की माटी ने एमपी को पानी। 3 जून 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आंच मध्य प्रदेश के नीमच पहुंची और वहां भी सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। नीमच में तैनात बंगाली सैनिकों की ब्रिगेड ने बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ कूच कर लिया। नीमच धुर दक्षिणी क्षेत्र था जहां स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित हुई। यूरोपीय अधिकारियों ने शहर के किले में शरण ली। बाद में मंदसौर के स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन मालवा से सेना के आने पर अंग्रेजों ने निश्चिंत होकर शहर को नियंत्रण में कर लिया। ऐतिहासिक रूप से नीमच पहले अजमेर प्रांत का जिला था। मूल रूप से वो उदयपुर रियासत का क्षेत्र था। मेवाड़ के राजा ने ऋण चुकाने के लिए 1768 में नीमच सिंधिया को दे दिया। इसके उपरांत नीमच ग्वालियर रियासत की ब्रिटिश छावनी बन गया। स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के बाद ये शहर मालवा का मुख्यालय बन गया। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अबनी नाथ मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जून 1891 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ाई के समय ही अबनी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अबनी ने भारत छोड़ दिया और विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने जर्मनी और जापान में धन और हथियार एकत्र करने का कार्य संभाला और उसे भारतीय धरती पर उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। 1912 में अबनी मुखर्जी भारत आ गए और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी संगठन में शामिल होकर देश सेवा का कार्य जारी रखा। जापान से लौटते समय अंग्रेजों ने उन्हें सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अबनी यूरोप जाने में सफल रहे और सुरेनकार भूपेंद्रनाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह जैसे कॉमरेड की सहायता से बर्लिन में 1922 में इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी स्थापित की। उन्होंने गुप्त रूप से चेन्नई, कोलकाता और ढाका की यात्रा भी की और 1924 तक भारत में रहे। बाद में वो सक्रिय क्रांतिकारी राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और सोवियत संघ चले गए और वहाँ साहित्यिक कार्य में संलग्न हो गए। 28 अक्टूबर 1937 को अबनी का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। जून 1947 को भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून की योजना का प्रस्ताव दिया। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। उसमें विभाजन, स्वायत्तता, 2 नए राष्ट्रों की संप्रभुता और अपना संविधान बनाने के लिए उनके अधिकार के सिद्धांत शामिल थे। रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से उस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया। वो अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को उसे शाही स्वीकृति मिल गई।
माउंटबेटन योजना के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना था, भारत और पाकिस्तान। 1946 में बनी संविधान सभा द्वारा तैयार संविधान पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा और अपनी अलग संविधान सभा के प्रश्न का निर्णय पाकिस्तान स्वयं करेगा। रियासतों को स्वतंत्र बने रहना या भारत अथवा पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया। इन रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तय करने के लिए साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया। आयोग को बंगाल और पंजाब को 2 नए देशों में चिन्हित करना था। सत्ता के अंतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 थी। विभाजन के दुष्परिणाम आज भी दोनों देशों और उनके नागरिकों को भोगने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट के दौरान रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर की जा रही आलोचना को अवांछित बताया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन युद्ध का विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। रूस से तेल आयात करने को उचित बताते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ये बात समझनी होगी कि यूक्रेन संघर्ष किस तरह से विकासशील देशों पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे जम्मू कश्मीर एक नई सुबह विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हौसलों की उड़ान शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसमें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के कार्यों के बारे में बताया जाएगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के क्लासिकल वर्ग में विश्वनाथन आनंद ने तीसरे दौर में चीन के वांग हाओ को हराकर तीसरी जीत दर्ज की है। आनंद ने सडन डेथ में ये मुकाबला जीता। 3 दौर के बाद आनंद के 7.5 अंक लेकर शीर्ष पर है। अजरबैजान के बाकू में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में अंजुम मुदगिल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत पदक तालिका में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में इस समय स्पेन के राफेल नडाल का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से हो रहा है। नडाल ने पहला सेट 7-6 से जीत लिया है। दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया के मारिन चिलिच और नॉर्वे के कैस्पर रूड आमने सामने होंगे। खेलो इंडिया युवा खेल कल शुरू होंगे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। युवा खेलों के चौथे संस्करण में 2262 लड़कियों सहित लगभग 4700 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इन खेलों में गतका, कलारीपयट्टू, थांग ता, मलखंब और योग शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांव का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के परौख गांव में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौख पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र से कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। केंद्र ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ओडिशा को केदारनाथ, अमरनाथ और रथ यात्रा के दौरान स्वच्छता के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो फेज 3 सेक्शन पर रविवार को मेट्रो का संचालन सुबह 6 बजे से किया जाएगा। कर्नाटका में कलबुर्गी जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 7 यात्रियों की जलने से मौत। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर में ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद
चीन के वांग हाउ को हराकर शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं और फ्रेंच ओपन टेनिस के सिंगल्स सेमीफाइनल में राफेल नडाल और अलेक्जेंडर ज़वेरेव के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।